हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग इफिशिएंसी ऑफ ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। यानी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के लिए जो स्ट्रिंग इफिशिएंसी होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होती है। क्लियर है इतनी चीज़? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो देखिए, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो हमारा यूज होता है वो कितने वोल्टेज पर यूज होता है। तो इससे हाई वोल्टेज पे कौन सा यूज करेंगे या फिर इससे लो वोल्टेज पर कौन सा यूज होता था। तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए अगर हमारे सिस्टम का वोल्टेज 33 केवी तक है, ठीक है, कितना है 33 केवी यानी 33 किलो वोल्ट है, तो वहाँ पे हम जो यूज करते हैं ना वो हमारे पास होता है पिन टाइप इंसुलेटर। कौन सा? पिन टाइप इंसुलेटर। तो पिन टाइप इंसुलेटर का जो यूज होता है वो 33 केवी तक होता है। जो 33 केवी के ऊपर जब हम बढ़ते हैं ना तो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, सिस्टम को स्टेबल नहीं बना पाता है। फिर सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए हमें एक अलग इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इस सिस्टम को पूरा प्रॉपर हैंडल कर सके। तो वह इंसुलेटर हमारे पास होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर है कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो होगा वह एबव 33 केवी यूज होता है। एबव 33 केवी वोल्ट मतलब 33 किलो वोल्ट से ऊपर हम जो यूज करते हैं वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है। क्लियर है? अभी जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है ना, ये नंबर ऑफ डिस्क को सीरीज में कनेक्ट करके बनाया जाता है। नंबर ऑफ डिस्क को सीरीज में कनेक्ट करके बनाया जाता है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है कि यह आपकी इंसुलेटर डिस्क है। इस डिस्क को हम सीरीज में कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाते हैं। क्लियर है? फिर क्वेश्चन बनता है कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को हम किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू ए मेटल पिन, या फिर मेटल पिन द्वारा हम इस इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर डिस्क को कनेक्ट करते हैं, किसमें, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्म हो जाता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इतनी चीज़ क्लियर है? उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क अगर आपको कैलकुलेट करना हुआ तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ ना तो एन बराबर फॉर्मूला हमारा होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज अपॉन अपॉन मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ईच डिस्क। यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज, हर वोल्टेज में मतलब हर फेज में कितना वोल्टेज है, फेज वोल्टेज। नॉर्मली मैं क्या बात कर रहा हूँ, हर फेज में जो वोल्टेज है वो भी कैसा वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज नहीं, फेज वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ईच डिस्क। मतलब कि सभी डिस्क में कितना वोल्टेज आपका है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ईच डिस्क मतलब सभी डिस्क में कितना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। हर एक डिस्क का एक वोल्टेज रेटिंग होगा, ठीक है। तो वह वोल्टेज रेटिंग होती है हर एक डिस्क की, जो वोल्टेज मतलब कि बनाई जाती है, निश्चित की जाती है, वह होता है 11 केवी। हर एक डिस्क की जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 11 केवी होती है। तो नंबर ऑफ डिस्क अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, एन बराबर होगा वी फेज बटे वी डी। डी मतलब क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज ईच डिस्क, डिस्क में कितना वोल्टेज है हर एक डिस्क में। चलो, हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम एज्यूम क्या करना, हमेशा वी डी जो होता है हमारा 11 केवी होता है। तो अगर मान लीजिए हमारा लाइन वोल्टेज 33 किलो वोल्ट दिया है, कितना है, 33 किलो वोल्ट है, तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि फेज वोल्टेज होगा, उसके बाद अपान डिस्क वोल्टेज होगा, ठीक है। तब आप जाके नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो 33 की ये बी है, ये आरएमएस वोल्टेज होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो लाइन टू लाइन को पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे किस में, फेज वोल्टेज में। तो 33 अपान अंडर रूट 3 होगा, अपान जो डिस्क का वोल्टेज है वो कितना निर्धारित किया गया है, 11 केवी। आप जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे ना आपका 2 आएगा, कितना आएगा, 2 के आसपास आएगा, ठीक है, 2 आएगा या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक डिस्क को ज़्यादा रखते हैं, एक डिस्क को ज़्यादा रखते हैं। क्यों ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अगर आप जितना वोल्टेज आपका बना है सिर्फ उतना ही डिस्क आप लगाओगे तो फिर खतरा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। आप सेफ्टी पर्पज से मतलब सेफ्टी के लिए ट्रांसमिशन लाइन सेफ रहे उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि एक
डिस्क को आप ज़्यादा लगा दो, एक डिस्क को ज़्यादा लगा दो। इतनी चीज़ क्लियर है ना। चलिए अब हम अगर बात करें तो हमारे पास अब इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से आप देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये है आपकी टावर बॉडी, टावर बॉडी से आपका एक क्रॉस आर्म ऐसे कनेक्ट रहता है, ठीक है, एक क्रॉस आर्म ऐसे कनेक्ट रहता है और उसी से इंसुलेटर डिस्क हमारी क्या रहती है, कनेक्ट रहती है और एक कंडक्टर आपका गया रहता है। क्लियर है। ये डिस्क कितने वोल्टेज तक आपकी मान लो है 11 kV तक इसको निश्चित किया जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर कंडक्टर गया है तो हम एक चीज़ मान लेते हैं कि ये किस में कनेक्टेड है। मैंने बताया कि ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है और ये किससे कनेक्ट है, मेटल पिन से कनेक्ट है। अगर ये मेटल पिन से कनेक्ट है तो ये आपकी टावर बॉडी और ये क्या होगा, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में एक कैपेसिटर की भांति व्यवहार करेगा, जैसा कि इस फिगर में मैंने दिखाया आपको कि यह एक कैपेसिटर के भांति व्यवहार करेगा, ठीक है, एक कैपेसिटर के भांति व्यवहार करेगा। तो उस कंडीशन में जो स्ट्रिंग इफिशियंसी आपकी निकल के आती है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग इफिशियंसी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो स्ट्रिंग इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है ना, वह होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग फेज वोल्टेज अपान एन गुणे वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। अब देखिए मतलब स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या कह रहा है कि सिस्टम का वोल्टेज कितना है। जैसे अगर मैं बात करूं एटा बराबर क्या बोला है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ फेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज या फिर फेज वोल्टेज, ठीक, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ फेज अपान एन गुणे वोल्टेज 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 ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, नियरेस्ट टू कंडक्टर। यानी कि जैसे देखिए फिगर से आप समझिए कि जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का यानी कि इस पूरे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को कुछ ना कुछ वोल्टेज का बनाया गया होगा, कुछ ना कुछ इसकी रेटिंग होगी। तो ये वाला वोल्टेज जो ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ फेज है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा उस सस्पेंशन इंसुलेटर के अक्रॉस। उसके बाद बटे में क्या है, एन क्या है, ये नंबर ऑफ डिस्क, यानी कि नंबर ऑफ डिस्क कितनी कनेक्ट हो रही हैं इसमें। तो इसमें मैंने 3 डिस्क को मतलब कि कनेक्ट किया है। तो अच्छा चलिए एक चीज़ और यहाँ से मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए सीरीज में कनेक्ट है तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से यानी कि पहले डिस्क का ये जो है ये V1 है यहाँ पे वोल्टेज, और दूसरे में V2 है, तीसरे में क्या है V3 है। क्लियर। इतनी चीज़ मैं मान लेता हूँ क्योंकि ये सीरीज में मैंने कनेक्ट माना था। तो ये V1 V2 V3 हैं तीनों डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज, और ये V है, ये क्या है, V है। तो V बराबर जो होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर रखना है आप, ठीक है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। क्लियर। तो जो ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज होगा वो V होगा, ये V यानी टोटल वोल्टेज अपान एन मतलब जो नंबर ऑफ डिस्क पूरे इंसुलेशन मतलब कि सस्पेंशन इंसुलेटर में लगे हुए हैं। उसके बाद वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, यानी यह वाली डिस्क, यानी इस डिस्क का कितना वोल्टेज है वो आपका डिनोट करेगा, मतलब कि उस वोल्टेज को हम लिखेंगे, ठीक है। जब न्यूमेरिकल होगा अभी तो हम देखेंगे, उसमें आपको ये चीज़ एकदम क्लियर समझ में आएगी। यानी इस डिस्क के अक्रॉस जितना वोल्टेज मिलेगा वही, मान लो चलो इसके हिसाब से वोल्टेज आपको कितना मिला, V3 मिला है, इसमें हमने माना है कितना V3। तो उस हिसाब से जो आपकी स्ट्रिंग इफिशियंसी होगी, स्ट्रिंग इफिशियंसी को हम एटा से ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये है V बराबर जो होगा कितने डिस्क लगे हैं 3, और सबसे नियरेस्ट कंडक्टर जो है मतलब कि जो मतलब इंसुलेटर डिस्क है वो नियरेस्ट कंडक्टर के पास, उसमें कितना वोल्टेज है, उसमें वोल्टेज आपका है V3, जो कि ऐसे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इतनी चीज़ तो आपको क्लियर है, ऐसे आप लिख सकते हो। चलिए और अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो जैसे हम मान लेते हैं कि जो ये जितने भी इंसुलेटर डिस्क है सारे के सारे किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में, और उसके बाद सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है। सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है। अगर सबका कैपेसिटेंस C है तो आप एक चीज़ बताओ V बराबर क्या होता है, I इंटू XC,
ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आई इंटू एक्सी। और एक्सी बराबर कितना होता है, तो एक्सी बराबर होता है 1/j⍵c, 1/j⍵c। तो v बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्सी की जगह रख देंगे तो j⍵c। यानी अगर c सब में सेम है, अगर इस बात मतलब इसके लिए अगर हम बात करें तो c हर एक इंसुलेटेड डिस्क के समान सेम है, तो हर एक मतलब कि डिस्क के समान जो v होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर हम बात करें टोटल वोल्टेज आपका v है, टोटल वोल्टेज कितना है, v है, तो सबके अक्रॉस जो वोल्टेज का डिवाइड होगा वो तीन मतलब कि v/3 और v/3 ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी चीज़ कि v/3 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 तीनों के अक्रॉस जो डिवाइड होगा वो सेम होगा। क्लियर। तो अब देखिए, तो फिर जब हम ये इफिशियंसी निकालेंगे तो v/3 गुणे v/3, क्योंकि जो v3 है वो भी कितना है, v/3 है, जो v3 है वो भी v/3 है। तो v/3 अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 100% मतलब कि गुणे 100 कर देते हैं। जब भी हम इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं तो गुणे 100 आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गुणे 100, तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो जो एटा आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। यानी स्ट्रिंग इफिशियंसी से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर सभी इंसुलेटर डिस्क के क्रॉस वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह क्या होगा, अगर सेम होगा तो फिर जो आपका स्ट्रिंग इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, 100% होगी। तो 100% इफिशियंसी के लिए आपको सभी इंसुलेटेड डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए वो क्या चाहिए, सेम चाहिए। लेकिन ये आइडियल केस में होता है, प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता। ये आइडियल केस में होता है, प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता प्रैक्टिकल केस में, देखिए जैसे ये आपकी टावर बॉडी है, ये इंसुलेटेड डिस्क है, ये मेटल है, तो इस टावर बॉडी में और इसमें एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है जिसका नाम हम देते हैं संट कैपेसिटेंस, जिसका नाम क्या देते हैं, संट कैपेसिटेंस। और ये वाला जो कैपेसिटेंस था इसको आप सेल्फ कैपेसिटेंस कह सकते हो या फिर इसको आप म्यूचुअल कैपेसिटेंस कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो होगा ये कौन सा कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, इसमें संट कैपेसिटेंस फॉर्म होगा किसके किसके बीच में, टावर बॉडी के और जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो मेटल पार्ट था उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में आपका एक संट कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। अगर हम बात करें फिगर की तो फिगर आप देखिए, ये मान लीजिए आपका टावर बॉडी है और ये आपका है, ये आपका मान लीजिए क्रॉस आर्म है, क्या है, क्रॉस आर्म। तो ये इंसुलेटर जो आपका इंसुलेटर डिस्क थी, ये मान लीजिए कि ऐसे हमने इसको डिवाइड किया था, ठीक, इसको हमने ऐसे डिवाइड किया था, ठीक है। तो इसके बीच में ना ये मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसके बीच में आपका मतलब कि आ जाएगा संट कैपेसिटेंस, क्या आ जाएगा, संट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। संट कैपेसिटेंस ये कंडक्टर आपका है, ठीक। इन सब का वैल्यू दिया है सी, और इसको हम मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C1। यानी संट कैपेसिटेंस जो आपका है वो क्या है, C1, और जो आपका मतलब कि सेल्फ कैपेसिटेंस है वो क्या है, C है। तो इससे ना आपका एक एक कांस्टेंट बनता है जो कि K, जिसको हम क्या कहते हैं K, और ये K होता है C1/C, C1/C। अब देखिए K जो होता है ये बेसिकली संट कैपेसिटेंस बटे ये क्या होता है, मतलब सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटेंस का रेशियो होता है। तो यहाँ से ना एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट होती है कि हर एक डिस्क के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग इफिशियंसी आपका प्रैक्टिकल केस में कभी भी 100% नहीं होती, क्यों नहीं होती है, उसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये चीज़ को मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे अगर आप बात कीजिए कि मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज आपका जो कंडक्टर है ये आपका V होगा, क्लियर है, यही वोल्टेज आपका V होगा। अब ये वोल्टेज जो V होगा यहाँ से यहाँ तक V होगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे कितना होगा, V1, कितना होगा V1, और इस पॉइंट पे कितना होगा V2, कितना होगा V2, या फिर आप कह सकते हो कि V1 प्लस V2 होगा, कितना V1 प्लस V2, और इस पॉइंट पे आपका कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो होगा। एक पॉइंट पे V1, फिर V1 प्लस V2, फिर V1 V2 प्लस V3, यही तीनों इस हिसाब से आपका क्या होगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होगा वोल्टेज, यहाँ पे आपको टोटल वोल्टेज मिलेगा।
अब अगर हम बात करें तो यहाँ से तो चलो C1 बराबर जो होगा वो K इंटू सी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इतनी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ से हम और एक चीज़ मान लेते हैं। देखिए जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए एक एक शंट कैपेसिटेंस आपका इसके बीच में भी बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ से मान लीजिए कि करंट जो आपकी जाएगी वो मान लेते हैं कैपिटल I3 है, और यहाँ से जो करंट जाएगी वो स्मॉल I3 है, इतना हम मान के चल रहे हैं। फिर यहाँ से जो करंट आपकी जाएगी वो मान लेते हैं कैपिटल I2 है, और यहाँ से जो जाएगी वो स्मॉल I2 है, और यहाँ से जो करंट जाएगी वो कैपिटल I1 है, और यहाँ से जो जाएगी वो I1 है, स्मॉल I1। इतनी चीज़ हम मान लेते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है? फिगर को आप ध्यान से देख लो, क्लियर है इतनी चीज़? इतना हमने मान लिया है, अभी इतना हमने मान लिया है। अच्छा एक चीज़ अब मेरे को बताओ आप कि अगर आप फिगर में ध्यान से देखो तो I3 जो होगा, यानी इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे इंसुलेटर डिस्क में एक चार्जिंग करंट फ्लो होगी। कैसी? चार्जिंग करंट। और ये चार्जिंग करंट जो फ्लो होगी, ठीक है, ये चार्जिंग करंट जो फ्लो होगी वह बेसिकली ये जो I3 होगा वो I3 आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब देखिए ये शंट कैपेसिटेंस के कारण करंट डिवाइड हो रही है हर एक पार्ट में, तो पहले ज़्यादा होगी, फिर क्या होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी कम होते चले जाएगी। तो I3 जो होगा I2 से बड़ा होगा, और I2 जो होगा वो I1 से बड़ा होगा। क्लियर है इतनी चीज़? इसका मतलब है कि अगर I3 बड़ा है I2 से, I2 बड़ा है I1 से, तो इसके हिसाब से V3 बड़ा होगा V2 से और V1 से, ऐसे। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको समझ में आता है कि जब भी हम प्रैक्टिकल केस में बात करते हैं तो जो V3 होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब कि जब भी हम प्रैक्टिकल केस में बात करेंगे तो V3 हमारा बड़ा होता है। इसका मतलब है कि जो डिस्क कंडक्टर के पास होगी उसमें जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी ये जो V3, यानी अगर ये वाले डिस्क की हम बात करें तो ये वाली डिस्क जो कंडक्टर के पास है इसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जो डिस्क क्रॉस आर्म के पास है, देखो ये वाली डिस्क सबसे ऊपर वाली जो क्रॉस आर्म के पास है उसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम होगा। इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए, तो उस हिसाब से ना फिर हम हर एक वोल्टेज मतलब कि हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज का मतलब कि कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो I2 है, ठीक है, ये I2 किस पार्ट में जा रही है? I1 में जा रही है और स्मॉल I1 में जा रही है। इतनी चीज़ क्लियर है? ये I1 होगा और I2 होगा। KCL आप लगाओगे पॉइंट पे तो आपको मिलेगा कि I2 बराबर I1 प्लस I1, ऐसे। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी कि V बराबर होता है I इंटू एक्सी। इतनी चीज़ क्लियर है? एक्सी बराबर होता है जे ओमेगा एक्सी। तो V बराबर अगर हम बात करें तो V बराबर, या फिर हम कह सकते हैं I बराबर जो होगा, यहाँ से देखिए तो I बराबर होगा V इंटू जे ओमेगा सी। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको इतनी चीज़ तो क्लियर है ना? I बराबर क्या होगा? V इंटू जे ओमेगा सी। तो अब क्या यहाँ पे I2 की जगह पे कौन सा वोल्टेज आपको मिल रहा है? I2 की जगह आपको मिल रहा है V1। I2 की जगह, सॉरी, I2 के पास जो वोल्टेज है वो क्या है? वो आपको मिलेगा V2 जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो कितना होगा? V2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका V3 होगा, और ये जो V होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे वोल्टेज आपको V2 मिल रहा है, तो V2 जे ओमेगा सी, जो कि C आपको दिया है, ये C है, बराबर I1 के लिए छोटा वाला यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा? V1 ही मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के पास वोल्टेज कितना है? V1 ही है इस पॉइंट पे। तो V1 जे ओमेगा C1 ऐसे बनेगा प्लस I1। अब I1 ये वाला, तो यहाँ पे कितना होगा? V1 जे ओमेगा सी। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखिए ध्यान से, तो अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो V2 जे ओमेगा सी बराबर V1 जे ओमेगा C1 की जगह, क्या हम C1 की जगह K इंटू सी रख सकते हैं? आप देख सकते हो इसमें K इंटू सी, तो हम रख देते हैं K इंटू सी प्लस V1 जे ओमेगा सी।
तो देखिए जे ओमेगा सी इधर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आपको बचेगा ना V2 बराबर V1 के प्लस V1, या फिर आप कह सकते हो कि V2 बराबर V1 1 प्लस के, 1 प्लस के, 1 प्लस के, ये आपको मिल जाएगा। किसके अक्रॉस? इस V2 के अक्रॉस आपको कितना मिला है? V1 कोष्टक में 1 प्लस के, कोष्टक में 1 प्लस के, आपको ये मिला है। और आपको जब V3 कैलकुलेट करना होगा, क्या आप V3 कैलकुलेट कर लोगे इसी के हिसाब से? V3 कैलकुलेट कर सकते हो ना? चलो अगर हम बात करें तो हम V3 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, V3 के लिए अगर हम बात करें तो पहले तो ध्यान से समझ लीजिए कि V3 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। V3 मतलब क्या? I3 जो होगा I2 प्लस I2, यानी कि I3 कैपिटल I3 बराबर होगा I2 प्लस I2, इतना होगा। अब इसी हिसाब से हम रख के कैलकुलेट कर लेंगे। तो I3 जो होगा ये क्या आपका है? V3 इंटू सी, यानी जो ओमेगा सी, V3 इंटू जे ओमेगा सी बराबर V2 ओमेगा सी C1 प्लस V2 ओमेगा सी, यही तो रखेंगे। इतनी चीज़ तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कैसे आया ये, हैं? इतनी चीज़ तो क्लियर है। चलिए तो देखते हैं हम। तो I3 बराबर अगर हम बात करें I3 मतलब V3 जे ओमेगा सी। उसके बाद अगर हम बात करें तो I2 बराबर V2 जे ओमेगा C1, यही बनेगा V2 जे ओमेगा C1 प्लस हमने कहा था कि यहाँ पे जो वोल्टेज आपको होगा ये कितना होगा? V2 प्लस V1। यहाँ पे इस टाइम पे वोल्टेज कितना होगा? V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 इंटू जे ओमेगा सी, ये हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 जे ओमेगा सी, क्लियर है? अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो V3 जे ओमेगा सी बराबर V2 जे ओमेगा C1 की जगह KC रख सकते हैं, पहले ही मैंने बता रखा है KC रख सकते हैं, प्लस V1 प्लस V2 जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा। तो V3 बराबर आपका हो जाएगा V2 इंटू के प्लस V1 प्लस V2, ये आपको मिल जाएगा। इतनी चीज़ तो मिलेगी, क्लियर है ना? चलिए इतनी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो था ये के सी, यहाँ पे तो सी ही होगा, ये कैपिटल I2 ही आपको मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये V1 प्लस V2 जो होगा ना वो इसके अक्रॉस मिलेगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, V1 प्लस V2 जो होगा इसके अक्रॉस मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका C1 होगा, यहाँ पे आपका C1 होगा। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ के नहीं रहेगा, के आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? इतनी चीज़ बस इसमें मिस्टेक थी, बाकी सब चीज़ सही है, ठीक है। तो V3 फिर अगर आप कैलकुलेट करोगे V3 बराबर तो V2 प्लस V1 के प्लस V2 के, ठीक। तो अगर हम बात करें तो V3 बराबर होगा आपका V2 कॉमन हो जाएगा, V2 1 प्लस के प्लस V1 के, इतना हो जाएगा। क्लियर है? इतनी चीज़ यहाँ तक तो आ ही गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें V3 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो V2 की जगह आप क्या रख सकते हो? इसके पहले आपने V2 निकाला था, तो V2 आपने निकाला तो V1 कोष्टक में 1 प्लस के आया है, ठीक है। तो फिर हम अगर रखेंगे तो V3 बराबर, तो V2 की जगह आप रख सकते हो, V2 की जगह आप रखोगे V1 कोष्टक में 1 प्लस के, एक और दिया है 1 प्लस के, ये हो जाएगा प्लस V1 के, आपको ये दिया हुआ है, क्लियर। तो देखिए V3 बराबर V1, ये 1 प्लस के 1 प्लस के का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k हो जाएगा, ठीक, प्लस V1 के। अब देखिए V3 बराबर V1 कॉमन ले लेंगे तो V1 कोष्टक में क्या होगा? 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर, इतनी चीज़ आपको बन के मिल जाएगी। ये मिल जाएगा आपको V3 के बराबर, इतनी चीज़ मिली है अभी, ठीक है। अब अगर हमें पता करना है कि ये V जो होता है एक्चुअल में यह V हमारे पास होता है V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना होता है, ठीक।
तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो V1 को V1 ही रहने दो, प्लस V2 की जगह आप रख सकते हो V1 1 प्लस के, ठीक, ये पहले हमने कैलकुलेट कर रखा, प्लस V3 की जगह ये रख दो V1 कोष्टक में 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर, ठीक। देखिए तो सब में V1 कॉमन ले लो, V1 तो कितना हो जाएगा, ये अगर हम कॉमन लेंगे तो ये 2 प्लस के हो जाएगा, 2 प्लस के प्लस 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए V1 कोष्टक में ये 3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा V बराबर। क्लियर है इतनी चीज़। तो अगर V1 की बात करें, V1 तो V1 आपको कैलकुलेट करना हो तो टोटल वोल्टेज अपान 3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर, यानी जो V1 है ना वो आप देख सकते हो इस मतलब फॉर्मूले से, वो डिपेंड कर रहा है के पर, डिपेंड्स अपॉन के, यानी कि जो शंट कैपेसिटेंस तथा सेल्फ कैपेसिटेंस का रेशियो है उस पर डिपेंड कर रहा है आपका V1। V1 बोले तो जो क्रॉस आर्म के पास डिस्क है उसका वोल्टेज उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर K का मान हम क्या रख दें, 0, हम मान लेते हैं K का मान क्या है, 0 है। तो K का मान अगर 0 है तो V1 बराबर जो होगा, अगर 3 डिस्क आप यूज किए हो तो V अपान 3 हो जाएगा, क्योंकि K का मान क्या हो गया है, 0। तो V1 बराबर कितना मिलेगा, V/3। उसी हिसाब से अगर आप निकालना चाहो तो V3 कितना होगा, V3 आप इसमें रख के देख सकते हो कि V3 जो होगा वो ये तो 0 हो जाएगा, तो V3 बराबर होगा V1 के। इसका मतलब है कि V2 भी उसी के बराबर, क्योंकि V2 बराबर होता है V1 कोष्टक में 1 प्लस के। अगर K का मान आप 0 रख रहे हो तो वहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर है कि V3 बराबर होगा V1 के और V2 के, यानी सभी इंसुलेटर की जो डिस्क लगी हुई हैं सबके क्रॉस वोल्टेज सेम तब होगा जब K का मान क्या होगा, बराबर होगा 0 के। एक कंडीशन और देखते हैं कि अगर K का मान हम मान लो 1 रख रहे हैं, K का मान हमने क्या रख दिया 1, तो फिर हमारा V1 क्या होगा, V1 V/3 प्लस 4 प्लस के, एक कितना होता है 3 प्लस 4 एक 7 एक 8 हो जाएगा V/8। क्लियर है। उसी हिसाब से देखते हैं के बराबर हम रख देते हैं 2, के बराबर कितना रख देते हैं 2, तो फिर हमारे पास जो V1 मिल रहा है वो मिलेगा V, यहाँ पे 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 3 11 प्लस के स्क्वायर मतलब 4 15, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। V1 हमारा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जैसे जैसे हम K का मान देख रो बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो V1 का मान है ना वो क्या होते जा रहा है, वो हमारा घटते जा रहा है। वो हमारा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। उसी रेशियो में आपका V3 मान भी घटेगा, क्या होगा घटेगा, लेकिन इतना नहीं घटेगा। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि K अगर आप इंक्रीज करोगे ना तो स्ट्रिंग इफिशियंसी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे हमने जाना, क्योंकि हमने जब K बराबर 0 रखा था तो सभी वोल्टेज के मतलब कि सभी डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सेम हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने K के मान को क्या कर दिया, बढ़ाने लगे, तो सभी मतलब कि सभी डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि K के मान को अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़। तो आपको हमेशा K की वैल्यू को क्या रखना होगा, मिनिमम रखना होगा। K की वैल्यू क्या रखना होगा, मिनिमम रखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें, चलिए तो स्ट्रिंग इफिशियंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। कि आप निकालोगे तो आपको देखो यही सब मतलब निकल के आ गया है, ठीक है। स्ट्रिंग इफिशियंसी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है मैंने इसमें पूरा आपको बता दिया, ठीक है। इसमें अब आपको कुछ भी नहीं बचा है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल आपके सामने ये है, देखिए। चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन हैज़ ZS 400 ohm and each phase is supported by 3 insulator discs. The maximum voltage of each disc is 20 kilovolt. Find operating voltage of the transmission line per phase, power transfer limit of the line
इफ़ द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव टू 100% फाइंड द पावर ट्रांसफर मतलब ट्रांसफ़र लिमिट एज्यूम के बराबर 1/6। एज्यूम किया गया, क्वेश्चन में ये आपको दे दिया है कि जो आपको ये दिया रहेगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी, मतलब कि एज्यूम किया गया है के का मान 1/6। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, V3 आपको दिया है 20 किलो वोल्ट, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में कैसे आपको पता, देखिए क्या बोला है, द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ईच डिस्क इज 20 किलो वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज आपको किसके पास मिलता है, कंडक्टर के पास जो डिस्क लगी होती है उसके पास। कितनी डिस्क है, 3 डिस्क है, तो तीसरी डिस्क के पास ही मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया है। तो V3 बराबर 20 किलो वोल्ट और V3 बराबर होता है V1 कोष्टक में 1 + 3K + K स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट करके देख रखा है। और V2 बराबर होता है 1 + K V1 और K का मान 1/6 आपको दे रखा है। इफ़ K बराबर 0, V3 बराबर V1, V2 बराबर V1 एंड V1 बराबर, यानी इफिशियंसी आपकी कितनी होगी, 100% होगी। ये तो हमें पता है, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। लेकिन उसी हिसाब से अगर हम V1 कैलकुलेट करते हैं, V3 आपको कितना दिया है 20 किलो वोल्ट, V1 अगर कैलकुलेट करना तो K स्क्वायर + 3K + 1, तो हम रख देंगे K का मान 1/6 आपको क्वेश्चन में दिया है। तो जैसे ये रखेंगे तो हमारा सब कैलकुलेट होके हमारे पास कितना वोल्टेज आएगा, 13.09 किलो वोल्ट। कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें देखिए K का मान 1/6 रखना है, तो K स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर प्लस 3/6 + 1, इसमें हमने ये पूरा रखा। V1 का मान यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें V2 कैलकुलेट करना है तो 1 + K V1, 1 + K का मान 1/6 V1, तो कितना होगा, V1 आपने निकाला है तो V1 आपको कितना दिया है 13.09, बस रख देंगे। रखने के बाद हमको मिलेगा 15.27 किलो वोल्ट मिल जाएगा, 15.27 किलो वोल्ट। अब देखो V1 भी आपका निकल गया, V2 भी निकल गया, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। आप कहोगे एकदम निकाल सकते हैं, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होती है, V/N गुणे वोल्टेज नियरेस्ट डिस्क टू द कंडक्टर, यानी जो डिस्क कंडक्टर के नियर है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो V1 + V2 + V3 इन तीनों को जब जोड़ोगे ना तो आपके पास मिलेगा 448 यानी 48.36 अपान 3 जो डिस्क लगे हुए V3, यानी जो आपको वोल्टेज दिया था 20 वोल्ट, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो इफिशियंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 80, यानी 80.605%, ठीक है। देखो क्वेश्चन आसान है, बस समझना था कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, अगर आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। P बराबर होता है 3V² / ZS आपको दिया था ऑलरेडी, ZS आपको दे रखा था, तो वैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा 17.54 मेगावाट सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एटा को आपको क्या करना, 100% करना है, यानी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी उसको 100% करना है। जब उसको 100% करने का मतलब कि V जो फेज था V1 + V2 ये आपको 60 वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। ये कितना मिलना चाहिए, 60 वोल्ट। क्यों 60 मिलना चाहिए, क्योंकि जो 3V3 यानी कि V3 का मान तो आपको कितना दिया था 20, तो 3 डिस्क है तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 × 20 60, तो जो टोटल वोल्टेज आपको मिलना चाहिए वो 60 मिलना चाहिए, बट आप 60 कैसे लाओगे, ठीक है। इतना दिया है 60 किलो वोल्ट आपको लाना चाहिए। तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग P2 बराबर 3VPS² ZS, तो देखिए 3 × 60 स्क्वायर बटे 400, तो ये हो जाएगा 27 मेगावाट, 27 मेगावाट। तो जब आपकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, एक चीज़ और, जब आपकी स्ट्रिंग इफिशियंसी ज़्यादा होती है तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब आपकी इफिशियंसी यानी स्ट्रिंग इफिशियंसी कम होती है तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।